नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीबी लाइव के इस खास कार्यक्रम ब्रेकिंग न्यूज़ में। ब्रेकिंग न्यूज़ में आज अभी हम लोग बात करेंगे कांवड़ यात्रा की, जिसको लेकर के शुरू होने वाली है। वो 22 तारीख से कांवड़ यात्रा जो हरिद्वार से शुरू होती है और कई जगहों पर होती है। गंगा जल लेकर के कांवड़ यात्री और अपने अपने घर के पास जो है वो शिवालयों में चढ़ाते हैं। उस 22 जुलाई से शुरू हो रही है और सावन के महीने में शुरू होती है, लेकिन उसके पहले ही विवादों में आ गई है। विवाद की वजह ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि जो कांवड़ यात्रियों का जो रास्ता है, ये जो कांवड़ मार्ग है, इन पर जो भी दुकानें हैं खाने पीने की, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे और यहाँ तक कि जो रेड़ी पटरी वाले लोग होते हैं, ठेले वाले लोग होते हैं, फल बेचने वाले लोग होते हैं, इनको भी अपनी दुकानों पर नेम प्लेट लगानी होगी कि ये दुकान किसकी है और यहाँ पर काम कौन कौन लोग करते हैं। तो सीधे मतलब इसका ये है कि यानी ये मुसलमान की दुकान है या हिंदू की दुकान है, क्योंकि इन रास्तों पर ख़ासतौर पर अगर बात करें हरिद्वार से दिल्ली का जो रास्ता है, तो यहाँ मुस्लिम बहुल इलाकों में इस तरह की तमाम दुकानें हैं। हालांकि दुकानें ही नहीं हैं, बल्कि मुस्लिम समुदाय के बहुत सारे लोग कांवड़ यात्रियों के लिए, उनकी सेवा के लिए शिविर भी लगाते हैं, जैसे बहुत से हिंदू संगठन और हिंदू लोग लगाते हैं। लेकिन इसको लेकर के विवाद हो गया है कि एक जो सौहार्दपूर्ण यात्रा हुआ करती है, उसको धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश की जा रही है, लोगों को एक दूसरे से अलग किया जा रहा है। तो इसको लेकर के लगातार लोगों के राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, तमाम जो दूसरे लोगों की भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ नेताओं की प्रतिक्रिया आई है। ख़ासतौर पर पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इसे हड़बड़ी में दिया गया आदेश इसको बताया है और ये कहा है। उन्होंने भी उसी तरह की, मुख्तार अब्बास नकवी का जो ट्वीट है वो लिख रहे हैं कि कुछ अति उत्साही अधिकारियों के आदेश हड़बड़ी में गड़बड़ी वाली अस्पृश्यता की बीमारी को बढ़ावा दे सकते हैं। आस्था का सम्मान होना ही चाहिए, पर अस्पृश्यता का संरक्षण नहीं होना चाहिए। जन्म जात मत पूछिए, का जात या रुपात, रैदास पूत सब प्रभु के, कोई नहीं जात कुजात। ये उन्होंने रैदास की पंक्ति का उल्लेख किया है कि जात पात का भेदभाव नहीं रखना चाहिए, धर्म का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा और भी कई नेताओं ने, अखिलेश यादव ने इस पर ट्वीट किया है। उसके अलावा जो गीतकार हैं, फिल्मकार हैं जावेद अख्तर, उन्होंने ट्वीट किया है। इसको लेकर के बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अखिलेश यादव का बड़ा दिलचस्प ट्वीट है कि ऐसे लोगों का आप क्या करेंगे जो नाम हिंदुओं में भी होते हैं और मुसलमानों में भी होते हैं। गुड्डू है, फत्ते है, इस तरह के बहुत सारे नाम होते हैं। वो लोग अगर अपना नाम लिख देंगे तो जो आप चाह रहे हैं कि ये पता लगे कि ये हिंदू की दुकान है या मुस्लिम की दुकान है, उसका पता कैसे लगेगा। भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड का भी उस पर बयान आया है और उन्होंने भी इस आदेश की आलोचना की है। अमलेंदु जी, इस पर ये जो चीज़ें चल रही हैं, हालांकि ये कहा जा रहा है जो वहाँ के मुजफ्फरनगर के पुलिस अधीक्षक हैं, क्योंकि मुजफ्फरनगर ज़िला ऐसा है जिसका एक बड़ा हिस्सा इस कांवड़ मार्ग में आता है, उनका ये कहना है कि पहले से ही ये चीज़ें थीं, लेकिन जब पहले से थी तो अचानक से आपको इस तरह का आदेश पारित करने की क्या ज़रूरत थी। पहले से तो वहाँ ये है ही, जो हम लोग सौहार्द की बात कर रहे हैं, तो कांवड़ यात्रियों में ऐसा नहीं होता कि किसी के लिए ज़बरन कोई बुला रहा है अपने यहाँ या किसी को जाने के लिए विवश किया जा रहा है। और बहुत सारे कांवड़ यात्री मुस्लिम लोग जो लगाते हैं शिविर, वहाँ भी जाते हैं और रुकते हैं, वहाँ रात में रुकते हैं। तो ये स्पष्टीकरण दिया जा रहा है। और इसके अलावा और क्या अपडेट्स हैं और किन लोगों की इस पर प्रतिक्रिया? समीर जी, देखिए, एक तो लगता है कि जो उत्तर प्रदेश का शासन है और मुजफ्फरनगर का प्रशासन है जिसने इस तरीके के आदेश दिए हैं, उनको शायद ये जानकारी नहीं है कि जो कांवड़ यात्रा का रूट है उस पर इतने शिविर लगते हैं कि किसी भी कांवड़ यात्री को किसी फल वाले से ना फल खरीदने की आवश्यकता पड़ती है, ना किसी चाय की दुकान पे बैठ करके चाय खरीदने की आवश्यकता पड़ती है। इतने शिविर लगते हैं, इतने लोग श्रद्धालु आ जाते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि वहाँ पे इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि कांवड़ यात्री जा करके और दुकानों पर खाना पीना करें। वो तो ये जो जारी किया गया, ये साफ तौर पर सांप्रदायिक राजनीति, और सांप्रदायिक राजनीति के पीछे से समीर जी सिर्फ सांप्रदायिक
राजनीति नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म के अंदर भी जो जाति व्यवस्था है उसको और पुष्ट करने की भी बात है। क्योंकि जब आप प्रोप्राइटर अपना पूरा नाम लिखेगा तो फत्ते नहीं लिखेगा सिर्फ, तो फत्ते सोनकर भी लिखेगा, फत्ते वाल्मीकि भी लिखेगा। तो यानी आप ये भी समझाना चाहते हैं कि भाई हिंदू जो हैं वो भी अपनी जाति भी लिखे। इसका मतलब जब पूरा नाम लिखा जाना है प्रोप्राइटर का और पता पूरा सब लिखा जाना है सब कुछ, तो इसका तात्पर्य तो यही है। इसका मतलब ये योजना जो है ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये हिंदुओं के भी खिलाफ है। अगर इस तरह की कोई योजना है, जैसे कि अभी तक सूचनाएं आई हैं, सूचना यही है कि प्रोप्राइटर को अपना पूरा नाम लिखना होगा। तो ये कुल मिला के राजनीतिक एजेंडा है, और जिसकी आलोचना शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कर रहे थे कि राजनीतिक लोगों को जो है वो धर्म में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो ये धर्म को जो है राजनीति का जो हथियार बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है, ये उसी की एक है, और उसको भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी विरोध के स्वर सुनने को मिल रहे हैं। और जो उनके सहयोगी दल है जनता दल यूनाइटेड, सबसे बड़े जो दो सहयोगी दल हैं इस समय एनडीए के, उनमें से एक है जनता दल यूनाइटेड, उसका भी ये कहना है। असदुद्दीन ओवैसी ने बहुत बड़ा सवाल उठाया है कि ये संविधान के अनुच्छेद 17 का, जिसमें कि अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात कही गई है, उसका उल्लंघन करता है। और चूंकि ये नाम से पहचान वाली जो बात है, तो नाम से जब पहचान होगी, जैसा हम लेंदू जी कह रहे थे कि फिर सिर्फ धर्म से नहीं पहचान होगी, फिर उसमें जाति की भी पहचान होगी और किस जाति के हैं, किस संप्रदाय के हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये संविधान के जो हमारे प्रावधान हैं, जो मौलिक अधिकार दिए हैं, उनके अनुसार भी नहीं है। और इसके अलावा तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और लगातार इस पर चर्चा हो रही है। इस दबाव सरकार, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि सरकार का ये कहना है कि ये चीज़ें जारी रहेंगी। मुख्यमंत्री की तरफ से, मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से भी इस तरह का आदेश आया है और ये कहा जा रहा है कि ये पहले से भी ये चीज़ें हो रही थी। इसके अलावा और इस पर क्या अपडेट्स हैं? देखिए अभी अपडेट्स नहीं है कि अभी तक तो खबर ये थी कि मुजफ्फरनगर प्रशासन जो है उसने इसको जारी किया, उसी को लेकर के सवाल उठ रहे थे। कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि जो तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य साकेत गोखले वो NHRC गए हैं मुजफ्फरनगर प्रशासन की उसके आदेश को लेकर के। अखिलेश यादव ने जो सवाल उठाए थे वो भी मुजफ्फरनगर प्रशासन का जो आदेश था उसको लेकर के थे। मुझे लगता है कि इस पर शायद लगा होगा भारतीय जनता पार्टी को, खासतौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लगा होगा कि ये मसला अच्छा जो है वो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकता है और इस पर कुछ विवाद हो सकता है। तो फिर इसके लिए वो जो था वो ये आदेश जारी कर दिया। ये देखिए ये ANI का, जी हाँ, ये कि जो है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने कांवड़ यात्रियों के लिए बड़ा कदम उठाया है। पूरे उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्गों पर खाद्य पदार्थों की दुकानों पर नेम प्लेट लगानी होगी। कांवड़ यात्रियों की आस्था की पवित्रता बनाए रखने के लिए फैसला लिया गया है। हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पाद बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। ये मुख्यमंत्री कार्यालय के हवाले से ये ट्वीट है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय से, और इसी की बात हो रही है कि ये जो पवित्रता की बात है कि क्या किसी की दुकान पर खाने से किसी की पवित्रता भंग हो जाएगी। और अगर ये जो दलील दी जा रही है वो यही है कि अगर कोई चाहता है कि वहां पर ना जाए तो नहीं जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस चीज को इतना ज्यादा एक प्रचारित करके कहने की आवश्यकता नहीं थी, और इसी बात को लेकर के ये मुझे लग रहा है कि शायद ये कांग्रेस, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय हैं, कुछ बोल रहे हैं। अगर इनकी आवाज हम लोग सुन सकें तो आप सुनाएं जरा अपनी टीम पे उन पर पोस्टर लगाने को कहा कि किस तरह से देखते हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये पूरी तरीके से अव्यवहारिक कार्य है और निश्चित तौर से ये अपने जो देश के अंदर, जो अपने समाज के अंदर भाईचारे की भावनाओं को ये खराब करने का कार्य कर रहे हैं, आपस में दूरी पैदा करने का कार्य कर रहे हैं। ये निश्चित तौर से इसको तत्काल निरस्त करना चाहिए और जिस अधिकारी ने, जिसने ऐसी कार्रवाई की उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए। तमाम बड़े नेता हैं, अखिलेश यादव हो या असदुद्दीन ओवैसी, सभी इसकी खिलाफत कर रहे हैं। ओवैसी ने ये बात तक कही इसको लेकर के कि इस तरह की जो घटनाएं हैं ये हिटलर की आत्मा आ गई है योगी जी के अंदर। देखिए ये निश्चित तौर से गलत कार्य कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ लखनऊ के अंदर लोगों के घर तोड़े गए, लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं, और ये इस तरह से ये काम कर ही रहे हैं। अकबर नगर के जिस तरीके से किया इन्होंने, तो हिंदू मुसलमान सब लोग थे। मैं कल गया था मिलने, रो रहे थे लोग। तो जो व्यक्ति इस तरीके के क्रूर काम कर रहा है, निश्चित मैं समझता हूँ वो आदमी बहुत ही निष्ठुर और बहुत ही मैं समझता हूँ कि समाज को तोड़ने वाले लोग हैं। अजय राय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और ये कह रहे थे, आलोचना कर रहे हैं इस फैसले की, इस आदेश की। और ये जो पूरा का पूरा कांवड़ मार्गों पर पहले ही आदेश है कि वहाँ पे जो ये मांसाहारी व्यंजन है वो नहीं बनेंगे, इस तरह के आदेश पहले ही हैं। चूँकि
इससे ये हो सकता है कि जो कांवड़ ले आ रहे हैं, और हिंदुओं की आस्था है कि सावन के महीने में जो मांसाहारी लोग भी हैं बहुत सारे, वो लोग भी नहीं खाते हैं, मांसाहार करते हैं तो उस यात्रा पर। लेकिन ये जो ये चीज़ें हैं तो जाहिर सी बात है कि उन रास्तों पर ये चीज़ें नहीं मिलती हैं, बैन है उस पर इस कांवड़ यात्रा के दौरान। लेकिन नाम को लेकर के ये सवाल उठ रहा है, और जैसा कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, इसके अलावा जावेद अख्तर का ट्वीट अगर हम लोग देख सके तो उन्होंने बहुत बड़ा इस पर सवाल उठाते हुए लिखा है कि ये इस तरह के आदेश उन सरकारों में हुआ करते थे। जर्मनी में जब नाजियों की सरकार थी तो यहूदियों के खिलाफ इस तरह के आदेश निकाले जाते थे कि उनसे दूरी बना करके रहना है। कुछ उसी तरह के आदेश उत्तर प्रदेश सरकार ने निकाले हैं कि मुसलमानों से दूरी बना करके रखनी है। अगर जावेद अख्तर का ट्वीट हमारे पास हो तो वो दिखाएं। तो ये बहुत बड़े आरोप लग रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर, और इस तरह के आदेशों को लेकर के पहले भी गिरती रही है, लेकिन इन जो उस प्रतिक्रियाएं जो आ रही हैं, इससे लग रहा है कि कोई बहुत असर नहीं पड़ रहा है। देखिए, असर नहीं पड़ रहा है। और दूसरी बात ये कि प्रतिक्रियाएं जो आ रही हैं, असल में मुझे लगता है कि सरकार चाहती भी यही थी कि इस तरह की प्रतिक्रियाएं आएँ ताकि उसका सांप्रदायिक एजेंडा पुष्ट हो। और देखिए, ये सिर्फ सांप्रदायिक एजेंडा नहीं, मैं फिर कहूँगा कि ये जो हिंदू धर्म की जो जाति व्यवस्था है उसको पुष्ट करने का मामला भी है कि किसी तरीके से जाति व्यवस्था भी और मजबूत हो। क्योंकि जब नाम लिखे जाएंगे तो पूरे नाम लिखे जाएंगे, उससे जाति पहचानने की बातें होंगी, तो इस तरह की सारी चीज़ें होंगी। तो ये कुल मिलाकर जो मनुस्मृति लागू करने वाली चीज़ें हैं इनकी, ये उसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा, उन्होंने कल एक लंबी चौड़ी बाइट जो दी, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे उसको जारी किया। उन्होंने सवाल उठाए कि भाई अगर ये ऐसा तो ये बताइए, ये अल्दुआ किसकी कंपनी है? जो सबसे ज़्यादा जो बीफ के एक्सपोर्टर्स हैं या मांस के एक्सपोर्टर्स हैं वो सारे तो हिंदू और जैन हैं। और ये बात सही भी है, सबसे बड़ी जो सब हैं अक्सर ये बात होती है। तो इसको लेकर बहुत सा, और उन्होंने भी सवाल उठाया पवन खेड़ा ने कि ये क्या ये दलितों के खिलाफ साजिश है? आप इसको बढ़ाना चाहते हैं इन सारी चीज़ों को? चूँकि देखिए, जब लिखा होता है कि शर्मा होटल, तो क्या बताने की कोशिश की जाती है शर्मा होटल से? किसी ब्राह्मण का होटल है, किसी ब्राह्मण का होटल है, यादव होटल है, तो क्या बताने की कोशिश की जाती है? तो क्या आप वाल्मीकि होटल लिख करके आप कारोबार कर सकते हैं? तो ये अंदर की चीज़ें, हिंदू समाज की जो गंदगी है, वो सब चीज़ें सामने निकल करके आ जाएंगी सभी। बिल्कुल, जिसको लेकर के इतना लंबे आंदोलन चले, जाति व्यवस्था को खत्म करने की बात हुई, खत्म तो नहीं हुई, लेकिन उसमें जो बहुत सारी जो इस तरह की विकृतियां थी, कि अस्पृश्यता थी, अछूत था, लोगों को अछूत समझा जाता था, उन चीज़ों को खत्म करने के लिए इतना सदियों से आंदोलन चले, और बाद में संविधान में आर्टिकल 17 के ज़रिए उसको ख़त्म किया गया। अस्पृश्यता को गैर कानूनी बताया गया। तो उन चीज़ों को एक बार फिर से लाने की, जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है, कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा ने कहा, हो सके तो उनकी बाइट अगर सुनवाई जाए, उन्होंने कहा कि उन सारी चीज़ों को हम फिर से लाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जाति व्यवस्था में कौन बड़ा है और कौन छोटा। पवन खेड़ा को सुना जाए, कांग्रेस के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, कुछ कह रहे हैं इसी संदर्भ में। साथियों, एक नया फरमान आया है कि कांवड़ यात्रा के रास्ते में जितने भी फल सब्जी बेचने वाली रेहड़ियां हैं, स्टॉल्स हैं या ढाबे रेस्टोरेंट्स हैं, ये खाने के ढाबे हैं, तमाम लोगों को अपना नाम बोर्ड पर लिखना होगा। इसके पीछे की मंशा बड़ी स्पष्ट है, आप समझ गए होंगे। हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। हो सकता है इसमें जाति भी हो, मंशा में, इनके मंशा में ये हो सकता है कि कहीं दलित तो नहीं है, ये सब हो सकता है, बिल्कुल संभव है। लेकिन हमने इसका कल जब विरोध किया तो जवाब आया, जब हलाल लिखा होता है तब तो आपको कोई आपत्ति नहीं होती। हाँ, बिल्कुल नहीं होती। जब शुद्ध शाकाहारी ही लिखा होता है तब भी हम नहीं पूछते कि साहब ये शुद्ध शाकाहारी जिस रेस्टोरेंट के बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसका मालिक क्या हिंदू है, मुसलमान है, जैन है, सिख है, क्या है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें शुद्ध शाकाहारी खाना है, हम जाकर खा लेते हैं। अब आप इंटरनेशनल एयरलाइंस में कहीं ट्रैवल करते हैं, कोशर फूड, तो ज्यूज को मालूम है, हमें हमारे लिए कोशर फूड जिनको खाना है वो खा सकते हैं। वो पूछते तो नहीं है ना कि शेफ कौन है, जू है या क्रिश्चियन है या मुस्लिम है या हिंदू है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक वैसे ही मैं शाकाहारी खाता हूं तो मेरे को ये नहीं पूछना उचित समझता कि बनाने वाला कौन है। ये करना जो ये कांवड़ यात्रा पे ये प्रपोज कर रहे हैं, इसके पीछे मंशा है इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम्स को नॉर्मलाइज करना, कैसे आर्थिक बहिष्कार का सामान्यकरण करना है मुसलमानों का। तो इस मंशा को तो हम कामयाब किसी के लिए नहीं होने देंगे। वो हिंदू के लिए करें हो, मुसलमानों के लिए करें हो, किसी के लिए भी करें, हम नहीं होने देंगे। अब मीट एक्सपोर्टर्स हैं बड़े बड़े 4-5 जो हैं, अल कबीर,
कौन है मालिक? सबरवाल। अरेबियन एक्सपोर्ट्स, कौन है मालिक? कपूर। MKR फ्रोजन, कौन है मालिक? मदन एबट। PML इंडस्ट्रीज, मालिक कौन है? बिंद्रा साहब है। और एक होमवर्क भी दे दूं, अल दुआ, पता लगाइएगा कि जब ये अल दुआ नाम की बीफ एक्सपोर्टर कंपनी बनी थी तो इसके मालिक कौन थे। ये होमवर्क मैं संघ के विचारधारा वाले दोस्तों को दे रहा हूं। जिस तरह से अगर हिंदू मीट एक्सपोर्ट करता है तो रहती तो वो मीट ही है ना, या दाल चावल बन जाती है, वो मीट ही रहेगा। ठीक उसी तरह से अगर कोई अल्ताफ या रशीद आम अमरूद बेच रहा है तो आम अमरूद ही रहेंगे, वो गोश्त नहीं बन जाएंगे। तो ये संघ वाले जो लोग हैं बिना सोचे समझे जब कुछ काम करते हैं तो फंस जाते हैं, पहली ही आर्ग्यूमेंट में धाराशायी हो जाते हैं। लेकिन जो षड्यंत्र ये लोग रच रहे हैं, हमारी आपकी जो एक तहजीब है, अब एक उस तहजीब में मुझे याद आता है अलीगंज लखनऊ में, वहां बड़ा मंगलवार के पीछे की जो कहानी है वो सुनकर बड़ा आनंद आता है। दुर्गा पूजा हो, भगवान जगन्नाथ यात्रा हो, सब में कैसे मिलजुल कर इस तहजीब में हम लोग एक दूसरे के त्योहारों में हाथ बटाते हैं, तैयारियां करते हैं। उस तहजीब पर ये हमला बोल रहे हैं, और ये हमला सिर्फ उस तहजीब पर नहीं बोल रही, हमारे आपके घरों में घुसकर तय करेंगे कि कौन क्या खाएगा, किससे खरीदेगा, क्या कपड़े पहनेगा, किस भाषा में बोलेगा। इनको अपने घरों में घुसने से रोकिए। अगर इनको अपने घरों में घुसने से रोकना है तो इस विचारधारा को अपने मोहल्ले से दूर रखिए, अपनी जीवन से दूर रखिए, अपनी विधानसभाओं और लोकसभाओं से दूर रखिए, अपनी समाज से दूर रखिए। तभी हम अपने इस खूबसूरत हिंदुस्तान की तहजीब को बचा पाएंगे। जय हिंद। तो पवन खेड़ा बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एक तरीके से एक समुदाय की, एक वर्ग के आर्थिक बहिष्कार की कोशिश है इस तरह के नियमों के जरिए। एक बात और आ रही है, ये खबरें लगातार आ रही हैं कि इस बीच में जब से ये आदेश वहाँ के मुजफ्फरनगर के पुलिस की ओर से जारी हुआ है, उसके बाद से बहुत से दुकान वालों ने अपने उन कर्मचारियों को, कारीगरों को नौकरी से निकाल दिया है जो कि मुस्लिम समुदाय के थे। चूँकि उनके लिए कहा गया है कि अपना नाम भी लिखें, पता लिखें, और जो उनके काम करने वाले लोग हैं उनके नाम पते भी लिखे जाएं। तो इस वजह से बहुत सारे लोगों ने कार्रवाई के डर से इसको निकाल दिया गया है, कार्रवाई के डर से उनको अपनी नौकरी से ही निकाल दिया है। तो कई सारे लोगों, ये लगातार ये खबरें आ रही हैं। और इसके अलावा जो वहां पर फल बेचने वाले भी होते थे ठेले पर, वो भी किसी कार्रवाई के डर से उन्होंने भी अपने नाम में वो नेम प्लेट लिख ली है। लगातार इस पर सवाल उठ रहे हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है और इसको करने के, इसके जरिए क्या बताने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि पवन खेड़ा भी कह रहे थे कि ये मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की कोशिश है, और हम किसी का भी इस तरह से आर्थिक बहिष्कार अगर किया जा रहा होगा तो हम उसके लिए लड़ेंगे, ये पवन खेड़ा का कहना था। मुख्तार अब्बास नकवी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बड़े नेता हैं, पुराने नेता हैं, संघ से जुड़े, RSS से जुड़े हुए नेता हैं। उन्होंने भी इस पर आपत्ति जताई है, कुछ कह रहे हैं, उनको सुना जाए। प्रस्ताव को लेकर के क्या कहना है? देखिए, एक सीमित एडमिनिस्ट्रेटिव दिशा निर्देश के आधार पर कुछ किस तरह का कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था, और मैं इस बात की खुशी है कि राज्य की सरकार ने सारे कम्युनल कंफ्यूजन को क्रिएट जिन लोगों ने किया था उसका समाधान किया है। और जहां तक सवाल है आस्था का, कांवड़ यात्रा की आस्था का, उसके श्रद्धा और उसके सम्मान का और उसकी सुरक्षा का, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और उसके साथ ही साथ मेरा ये भी कहना है कि इस तरह के विषयों पर किसी तरह का कम्युनल कंफ्यूजन क्रिएट करने की किसी को भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। इस तरह के कम्युनल कंफ्यूजन न तो किसी मुल्क के लिए अच्छे हैं, न किसी मजहब के लिए अच्छे हैं, न मानवता के लिए अच्छा है। लेकिन सर, जो आदेश है वो मुजफ्फरनगर से बढ़कर के पूरे प्रदेश में लागू गया। सीएम ऑफिस की तरफ से जो आदेश दिया गया है कि तमाम राज्य में पूरे कांवड़ यात्रा। देखिए, मैं खुद कांवड़ यात्रा लेकर के बहुत बार गया हूं, और इस दौरान एक चलन सा कई जगह पर देखने को मिला, और कई कांवड़ यात्रियों की शिकायतें मिली कि साहब ये इस तरह का चीजें दे रहे हैं, इस तरह की चीजें दे रहे हैं। तो उसमें आप जो अच्छा लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो। आपको अच्छा लगता है कि आप उसके यहां से लेना है, आपको अच्छा लगता है कि उसके यहां से नहीं लेना है, तो उसमें क्या, ये तो देखिए आस्था का सम्मान और आस्था की सुरक्षा पर जो है वो सांप्रदायिक सियासत नहीं होनी चाहिए। सर, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट है, उनका ये कहना है कि मैकडोनल्ड्स, पिज्जा हट, CCD, ये जो तमाम बड़े बड़े रेस्तरां के चेन है, इन पर ये आदेश लागू नहीं होता है, छोटे ढाबों पर लागू। देखो, कुछ लोगों की आदत है कि सेकुलर शेरवानी पे कम्युनल कारस्तानी के कारीगर बने,
और कुछ लोग एक के बाद एक इसमें एक कंपटीशन चल गया है कि इस कमनल कारस्तानी का जो है वो सबसे बड़ा कारीगर कौन है। तो मुझे लगता है कि ये ना तो देश के हित में है और ना ही जिनके लिए कर रहे हैं उनके हित में है। देश में देश की आस्था का सम्मान, श्रद्धा का सम्मान और सभी की आस्था और श्रद्धा का सम्मान, हम इस बात के पक्ष में है कि कोई भी आस्था जो है वो अस्पृश्यता की या इंटॉलरेंस की जो है वो बंधक नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसमें कहाँ इंटॉलरेंस और अस्पृश्यता आ रही है? इसमें तो क्लियरिटी है कि भाई आपकी दुकान है, आप अपने दुकान पे, क्योंकि एक बहुत बड़ा कांवड़ यात्रा के यात्रियों का जो है वो एक श्रद्धा और साथ ही साथ वो एक पवित्रता की उनकी अपनी सोच होती है और उसके साथ वो चलते हैं। मैं खुद कांवड़ यात्रा में गया हूँ भैया। सर, एक असम सरकार का फैसला है, असम सरकार ने मुस्लिम मैरिज रजिस्ट्रेशन एंड डिवोर्स एक्ट उसको रिपील करने का फैसला किया, क्या कहना है? देखिए, जो भी समावेशी सुधार हो उसके साथ खड़े होने की जरूरत है। किसी भी समावेशी सुधार पर सांप्रदायिक वार करने की जो एक होड़ लग जाती है उससे बाज आने की जरूरत है। हमारा देश जो है वो कोई पहला सुधार तो हो नहीं रहा है। बाल विवाह के सुधार हुए, सती प्रथा के सुधार हुए, ट्रिपल तलाक जैसे जो कुरीतियां और कम्युनल और क्रिमिनल कुरीति थी उस पर सुधार हुए। तो इसलिए सुधार होना चाहिए और सुधार के साथ सभी लोगों को खड़े होना चाहिए। तो मुख्तार अब्बास नकवी मंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, अब इस समय मंत्री नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, पुराने नेता हैं, अटल, आडवाणी और जोशी के दौर वाले नेता हैं। उस दौर में भी ये मंत्री रहे हैं। तो इनका ये कहना है कि आस्था का सम्मान होना चाहिए। वही बात ये भी कह रहे हैं जो तमाम विपक्षी नेता कह रहे हैं, और नेता ही नहीं कह रहे हैं, दूसरे लोग भी कह रहे हैं। बहुत सारे मैंने आपको बताया, जावेद अख्तर साहब का भी अभी हम ट्वीट दिखाते हैं, उन्होंने भी इसको लेकर के बहुत आपत्ति जताई है। और AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने इसको सीधे तौर पर यह कहा है कि अस्पृश्यता को फिर से लोगों के सामने लाने की और उसको बढ़ावा देने की ये कोशिश है कि लोगों को, कुछ लोगों को एक दूसरे से अलग रखा जाए, यानी उनको अछूत समझा जाए। तो ये इन सारी चीज़ों को लेकर के वही बात मुख्तार अब्बास नकवी भी कह रहे हैं कि आस्था का सम्मान होना चाहिए, लेकिन इसके जरिए सांप्रदायिक राजनीति नहीं होनी चाहिए, सांप्रदायिक तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए, या फिर दो समुदायों के बीच एक विवाद की स्थिति बने, उस तरह की चीज़ें सामने नहीं आनी चाहिए। हालांकि जो लॉजिक है, जो वहाँ की पुलिस का तर्क है, वो यही है, वो ये कह रहे हैं कि किसी तरह का विवाद ना होने पाए, उसको रोकने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये जावेद अख्तर का ट्वीट है कि मुजफ्फरनगर यूपी पुलिस ने निर्देश दिए हैं कि निकट भविष्य में किसी विशेष धार्मिक जुलूस के मार्ग पर सभी दुकानों, रेस्तरां और यहाँ तक कि वाहनों पर मालिक का नाम प्रमुखता और स्पष्ट रूप से दिखाया जाना चाहिए। क्यों? नाजी जर्मनी में वे केवल विशेष दुकानों और घरों पर निशाना बनाते थे। ये जावेद अख्तर का कहना है, बहुत मशहूर गीतकार हैं, स्क्रिप्ट राइटर है और बहुत ही एक सांस्कृतिक मुद्दों पर अक्सर अपनी बात रखते हैं। ये उन्होंने ये बात कही है कि क्या हम यहाँ पर नाजी जर्मनी जैसी स्थितियाँ पैदा करना चाहते हैं, इस तरह के आदेश जारी करके, इस तरह की व्यवस्था करके। तो बीजेपी के अंदर से, बीजेपी का जो सहयोगी दल हैं, उनकी तरफ से ये सारे बयान आ रहे हैं। अब ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि क्या इस पर सरकार इसको वापस लेगी, क्योंकि जो तेवर दिखाई पड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री के, लगता नहीं है कि वो बैकफुट पर आने वाली है, बल्कि वो इसको अपना USP समझ करके इसको और मजबूती के साथ रखने की कोशिश में है। बिल्कुल, नाजी जर्मनी की बात अभी आप कर रहे थे। नाजी जर्मनी में आपको याद होगा मई 1938 में एक गोयबल्स जो जर्मन हिटलर के प्रचार मंत्री थे, उसने ये बताया था कि उनका था आदेश दिया गया कि जो यहूदी हैं उनको पीला सितारा लगा करके घूमना है, पीले सितारे के साथ, ताकि उनकी पहचान हो सके। तो 1939 से लेकर 1945 तक जर्मनी में ये होता रहा और पहचान के नाम पर लोगों को जो नहीं पहनते थे उनको दंडित किया जाता रहा। वही स्थिति यहाँ दिखाई दे रही है। आप अगर कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लिए आप जो कुछ कर रहे हैं करिए, अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ आप एक वर्ग समुदाय को आप वहां पर स्पेशली आप किसी न किसी रूप से उसकी पहचान, अब उसके नाम से पहचान आप जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक कपड़ों की बात तो होती थी, अब नाम से भी पहचान जाहिर करने की कोशिश, और उसके साथ साथ जो चीजें चल रही है, आप कहां कहां नाम से पहचान करेंगे। जिस सड़क पे वो कांवड़िया चलेंगे वो सड़क किसने बनाई ये पहचान कर लीजिए। जो कांवड़ वो लेके जाएंगे
आएंगे उस कांवड़ को किसने बनाया ये पहचान कर लीजिए, जो कपड़ा वो पहनेंगे गेरुआधारी वो पहचान कर लीजिए कि किसने बनाया है, आप जिस बर्तन में वो लेके आएंगे वो पहचान कर लीजिए कि किसने बनाया। तो आप कहां कहां इसको रोकेंगे? सवाल ये है कि नफरत फैलाने की कोशिश है और इसमें धर्म, जाति और खासकर पार्टी से ऊपर उठ करके ऐसे फैसले जो हैं इसका विरोध होना चाहिए, साफ साफ विरोध होना चाहिए, क्योंकि ये मामला और लगातार आप देख रहे हैं आज की बात नहीं है, ये पिछले एक सप्ताह से चल रहा है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने इसको आदेश दिया, न सरकार इस पर कुछ कह रही है, न ही स्वतः संज्ञान कोर्ट ले रहा है। अभी तक कोर्ट की तरफ से कोई, मुझे ध्यान नहीं है कि कोर्ट की तरफ से कोई संज्ञान लिया गया है। तो आप सुविधा दीजिए ना, लेकिन सुविधा के नाम पे आप कर क्या रहे हैं? आप भेद करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि उस एरिया में नॉनवेज, खासकर नॉनवेज नहीं बनना चाहिए। चलिए कुछ पल के लिए इसको मान लिया गया कि आप वहां पे ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो एरिया है उसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है और कांवड़िए उसमें चले जाते हैं, होटल में चले जाते हैं जहां नॉनवेज भी होता है। ये सब दलीलें दी गई हैं पिछले 2-4 दिनों में, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो ये हो जाता है, इन सारी चीजों को मान लिए, लेकिन आप नाम क्यों लिखवाना चाह रहे हैं? बिल्कुल, नाम लिखवा करके आप क्या बताना चाहते हैं? आप क्या करना चाहते हैं? आप जो अभी आपने पढ़ा, जावेद अख्तर फिल्मकार हैं, गीतकार हैं, बहुत बड़े, देश में कौन नहीं जानता उनको, एक शख्सियत हैं वो, और उन्होंने जो नाजी शब्द का इस्तेमाल किया है वो यहाँ पर अब 100 साल बाद भारत में वही सारी चीज़ें रिपीट होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप किन किन चीज़ों पे रोकेंगे, और रोकना है तो सबसे पहले जिस सड़क से चल रहा है उसको रोकिए, उस सड़क को बनाने, उसकी पहचान कर लीजिए ना कि सड़क को बनाने वाले लोग कौन थे। बिल्कुल, जब एक तरफ हम लोग सर्वधर्म समभाव, सबका साथ सबका विकास जैसी बातें करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये सारी चीज़ें हमको सबसे बड़ा लोकतंत्र जो हम कहते हैं, दावा करते हैं, उस पर धब्बा लगाती हैं, दाग लगाती हैं। और सबसे जो कह लीजिए कि ये एक हैरानी की बात ये है कि ये जो पूरा रास्ता है, अगर हम हरिद्वार से दिल्ली वाला देखें, यहाँ पर हमने खुद भी देखा हुआ है, आपने और लोगों ने भी देखा होगा कि बहुत जो वहाँ के मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, मुस्लिम संगठन है, वो बड़े बड़े शिविर लगा करके, बोर्ड लगा करके और उस पर अपना नाम लिख करके कि उनका जो भी नाम है वो कांवड़ियों की सेवा करते रहते हैं, और हजारों कांवड़िए वहां जाते हैं। बिल्कुल, हजारों, और अभी भी देखा जाएगा कितने लोग कर रहे हैं। वो विजुअल्स भी आएंगे कुछ दिनों में जहां ये पता चलेगा कि कितने ऐसे मुस्लिम समुदाय या दूसरे समुदाय के लोगों ने कांवड़ियों की सेवा की। आप कीजिए, उसमें क्या फर्क पड़ता है? बात यह है कि आप जाइए, धर्म, हम भी हिंदू हैं और हम भी पूजा पाठ और तमाम चीजों पर कहीं ना कहीं भरोसा करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि मैं ये काम कर रहा हूं इसलिए ये नफरती है क्योंकि वो दूसरे धर्म का है, ये कैसे किया जा सकता है? आप उसके लिए ऑलरेडी मतलब शुरू से फरमान जारी कर आप भेदभाव करने की कोशिश कर रहे हैं। आप याद कीजिए, उसी एरिया में पहले 30,000 से ज्यादा पेड़ों को काटा गया, और पेड़ों की कटाई पर फिर राष्ट्रीय जो प्राधिकरण एनजीटी ने उस पर वो एक्शन लिया, क्योंकि बवाल मचा, एक्शन लिया। उसके बाद भी हालांकि जो पेड़ कट गए। ये सब आप ये भी याद कीजिए कि पिछले साल रास्ता बनाने, हाँ, एक अलग रास्ता बना, हाँ, और उस पर कोई नहीं जाता है। उस रास्ते पे कोई कांवड़ यात्री नहीं जाता है, सब जो है इसी हाईवे पे आते हैं। एक इसके पीछे एक और भी बड़ा कारण है, ये पूरा रास्ता जो है इसमें बहुत जंगल से होकर के गुजरता है, बहुत सारे पेड़ और पौधे हैं। बरसात के समय में वहाँ तमाम सांप बिच्छू भी निकलते हैं। कई बार कांवड़ियों की मौत सर्पदंश से हुई है। कई मुस्लिम लोगों ने ऐसे घने जंगलों में भी शिविर लगाए हैं ताकि कुछ लोग आएं और वहां पर रुके रात में। आत्मज जी, ये कांवड़ यात्रा आज की नहीं है। मैं बिहार का रहने वाला हूं, और ये बिहार में बहुत पहले से, हम तो मुझे याद नहीं है, बचपन से मैं यही देखता आया हूं। कांवड़ यात्रा वहाँ बैजनाथ धाम वहाँ तक जाते हैं, झारखंड में जो अब आता है, और हमारे परिवार के लोग भी जाया करते थे। तो इसलिए ये, और कभी ये नहीं हुआ कि आप उस एरिया के लोगों की पहचान कीजिए। आप पिछले 10 साल से, उसमें भी 5 साल से, जब 7 साल हो गए योगी सरकार के, तब से ही सुन रहे हैं। आप याद कीजिए 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा क्या दूसरे राज्यों में नहीं है? कांवड़ यात्रा बिहार में नहीं है, झारखंड में नहीं है, या हरियाणा में या दूसरे राज्यों में नहीं है क्या? अब है, हर जगह है। लोग निकलते हैं, कांवड़ यात्रा करते हैं, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में ही कांवड़ यात्रा विवादों में क्यों आती है?
ये सवाल उठता है। सवाल है और क्या, कांवड़ियों पर आप पुष्प वर्षा करिए, अधिकारियों को निर्देशित करिए, वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन कांवड़ियों को आप ये बताने की कोशिश करिए कि ऐसी दुकानों पर नहीं जाना है, वहां नाम लिख दिया जाए। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी विरोध के स्वर मुखर हो रहे हैं कि ये चीजें बिल्कुल नहीं। ये बात आप दोनों यूपी के निवासी हैं, आप भी और आप भी अमलेंदु जी, आप दोनों ही बता दीजिए कि पिछले 7 साल में 2017 से जब से योगी सरकार आई है उसके बाद से आखिर कांवड़ यात्रा विवादों में क्यों है, ये सवाल उठता है। ये पूछेंगे लोग, देश की जनता पूछेगी। और क्या वही बात है कि आप सारी पुष्प वर्षा करवाओगे? आप करवाया था डीजीपी या डीएसपी, मुझे ध्यान है, एडीजी थे, अब डीजीपी हैं, अब डीजीपी हैं। उन्होंने पुष्प वर्षा करवाई कांवड़ियों के ऊपर। अरे भाई, पुष्प वर्षा अगर करवानी थी, लेकिन वो जो आप हेलीकॉप्टर से करवा रहे थे, हेलीकॉप्टर में जो तेल डलवाया वो किसके पैसे से डलवाया ये बता देते। और फिर क्या टैक्स पेयर जो हैं वो मुसलमान नहीं हैं? इस देश के हिंदू ही सिर्फ टैक्स पेयर हैं? बहुत सारी चीजें हैं जिसपे बहुत सारी बहस हो सकती है अलग अलग ढंग से। सवाल ये नहीं है, सवाल है कि आप तुगलकी फरमान मत दीजिए। आप अगर इस ढंग से समाज को बांटने की कोशिश अभी तक आप पिछले 10 साल से कर रहे हैं, उसको और आगे मत बढ़ाइए, नहीं तो आपके लिए ये घातक होगा। ये इस बात को अभी मोदी सरकार को समझना चाहिए। अभी 240 पे आई है, वो भी सब कुछ आपके साथ, मीडिया आपके साथ, कॉर्पोरेट आपके साथ पूरा का पूरा पूरी मशीनरी, चुनाव आयोग, सब कुछ आपके साथ। उसके बाद आप 272 नहीं ला पाए। और यही हाल रहा तो योगी जी के बारे में कहा जा रहा है कि 2027 में योगी जी वो जो 403 का आंकड़ा है उसका आधा यानी 202 वो नहीं ला पाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जनता, क्योंकि ये आप संविधान बदल दीजिए, आप लोकतंत्र खत्म कर दीजिए, राजशाही कर लीजिए, मठों का यहाँ पर शासन करवा दीजिए, तो बात अलग है। बिल्कुल, लेकिन अगर कानून का शासन है, लोकतंत्र है, तो इस तरह के, और यहाँ जिसमें सबकी भागीदारी है, वहाँ इस तरह के फैसले निश्चित तौर पर उनकी आलोचना होगी। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी और एनडीए के गठबंधन दलों के भीतर से भी इसकी विरोध की उसी तरह से, उसी आवाज़ में, उन्हीं शब्दों में निंदा हो रही है जिस तरह से विपक्षी दलों के लोग कर रहे हैं, दूसरे लोग कर रहे हैं। तो ये बहुत गंभीर मसला है और ये लगातार इस पर इस तरह की खबरें आ रही हैं कि बहुत सारे दुकानदारों ने नेम प्लेट लगवा दी जिन्होंने नहीं लगाए थे। वैसे तो जो स्थायी दुकानें हैं सबके यहाँ दुकानों का नाम भी होता है, फलाना कैफे, फलाना हाउस, ये खान पान की दुकानें, और नीचे प्रोपराइटर के नाम लिखे ही रहते हैं। मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई ही दुकान हो जिसपे ना लिखा हो। और लेकिन ये ठेले वालों पे नहीं लिखा रहता है। आरिफ आम वाला, जुम्मन जामुन वाला, वो नहीं लिखा रहता है। अब वो लिखना कंपलसरी कर दिया गया है ये। और आप, हाँ, विजुअल्स आ रहे हैं, लिख रहे हैं, ये देखिए सब कुछ है। प्रोपराइटर चौधरी इरफान, ये देख लीजिए, चौधरी होटल, ये चौधरी होटल, ये सब तो है उधर। अच्छा, एक चीज और भी है, ये हाँ, एक चीज आपको याद दिलाऊं समीर जी और राजीव जी, आपको याद होगा कोरोना काल में लखनऊ में एक विधायक जी का वीडियो वायरल हुआ था। बीजेपी के विधायक थे, उनकी गली में एक कोई फल वाला आ गया था, उसका वो नाम पूछ रहे थे और फिर उसको मार रहे थे वो। और बाद में जो थे उन विधायक जी की कोरोना से ही मौत भी हुई, ये खबरें भी आई। तो सब कुछ यही है, आप जो भी कुछ करते हैं उसका दंड भी आपको यही भुगतना पड़ता है। कोरोना की बात कर रहे थे, एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जो तस्वीरें हैं ना, ये उसी रूट की तस्वीरें हैं। ये उसी रूट की प्रोपराइटर चौधरी, प्रोपराइटर मोहम्मद जहांगीर, ये सब स्पेशली जेएस कैफे स्पेशली ये लिखवाया जा रहा है समीर जी। और जो लिखवाया गया है उस डर से ये लिख रहे हैं क्योंकि प्रशासन का आदेश है। यूनुस टी स्टॉल, देखिए ये पहले नहीं होता था, अब ठीक है। या मोहम्मद दानिश जूस कॉर्नर, प्रोपराइटर मोहम्मद दानिश, मोबाइल नंबर इतना, ये कंपलसरी कर दिया गया है। पहले आप किसी की चाय की दुकान पे जाते थे, चाय पी लेते थे, आप पूछते थे क्या कि तुम कौन सी जात हो जी, किस समुदाय से हो, ये नहीं पूछते थे ना। और क्या ये 40-50 साल पहले, आजादी के पहले पूछा जाता रहा होगा और उसी चीज के लिए इतना मेहनत किया गया, लोगों ने त्याग किया कि ये चीजें खत्म हो। लेकिन अमलेंदु जी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे थे, कोरोना काल का जिक्र कर रहे थे। मुझे याद आ रहा है कोरोना काल में तबलीगी जमात को लेकर बहुत बवाल मचा था, आप याद कीजिए। तबलीगी जमात के लोगों को और किस ढंग से यहां दिल्ली में बवाल मचाया गया। उसके बाद क्या हुआ, आपने आर्थिक रूप से मुसलमानों का बहिष्कार करवाना शुरू कर दिया था।
आप ठेले वालों को पकड़ पकड़ के पीटते थे, ऐसे विजुअल्स आए हैं, विभत्स करने वाले, मतलब बिल्कुल ऐसे विभत्स विजुअल जिससे आप डर जाएं, सहम जाएं, देख नहीं पाए। मैं तो नहीं देख पाता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं। ऐसे विजुअल्स आने लगे। आपने एक तरफा वहां पर हिंदू और मुसलमान के भेदभाव के बीच में आप बांटना शुरू कर दिए। फाइनली क्या हुआ? तबलीगी जमात पे कोई एक्शन? क्या तबलीगी जमात कोरोना फैलाने वालों में से थे? नहीं थे। तो ये बातें जो हैं बाद में सामने आती हैं, लेकिन तब तक आप आर्थिक रूप से उस वर्ग को कमजोर कर चुके होते हैं। कितने लोग जान दे चुके होते हैं, कितने लोग सड़कों पे आ चुके होते हैं। तो आपके, चूंकि आप सरकार हैं, आपके एक फैसले का जनता के ऊपर क्या असर होगा ये आपको समझना होगा। और आप बुलडोजर की राजनीति करेंगे, आप ऐसे फरमानों की राजनीति करेंगे, तो आप कितने दिन राजनीति में रहेंगे ये आप सोच लीजिए। 10 साल, 15 साल, 20 साल, यही तो हिटलर ने किया था। 15 साल हिटलर का शासन रहा, उसके बाद आज जर्मनी में हिटलर का नाम लेने वाला कोई नहीं है। तो वही स्थिति आप चाहते हैं हिंदुस्तान में हो जाए कि कल को मोदी और योगी का नाम लेने वाला कोई ना बचे? सीधे शब्दों में कहता हूं, इसलिए क्योंकि ये जो फरमान है ये कहीं ना कहीं उसी हिटलर शाही की तरफ बढ़ता हुआ फरमान है। मेरा पर्सनल व्यू है ये कि ये उसी तरफ बढ़ता हुआ फरमान है। आप प्रोप्राइटर, आप तमाम चीजें लिखवाते हैं, आप लिखवाइए ना, लेकिन आप ठेले वाले और एक एक लोगों से आप इस ढंग से, इस देश में ऐसा विभेद नहीं था। हमारा संविधान नहीं कहता, हमारा संविधान सर्वधर्म समभाव की बात करता है। हमारे संविधान में यह नहीं है कि आपको बताना है कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं कि आप सिख हैं कि ईसाई हैं कि क्रिश्चियन हैं कि जैन हैं कि बौद्ध हैं, ये नहीं बताना होता है। यही चीजें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हैं समीर जी, और इसीलिए इन बातों को, प्रशासन को इस आदेश को तत्काल वापस लेना चाहिए, तत्काल वापस लेना चाहिए। नहीं तो समाज को भेदने, समाज को बांटने की जो कोशिश है उसमें कहीं ये खुद ना बट जाएं। ये आज देख लीजिए आप, आज जनता दल यूनाइटेड ने विरोध कर दिया, बीजेपी के एक नेता मुसलमान मुख्तार अब्बास नकवी ने विरोध किया है। ऐसे अब धीरे धीरे कई आएंगे, विरोध करेंगे, और ऐसे दूसरे दलों के नेता, आपकी जो 2 बैसाखियां हैं उनमें से एक बैसाखी ने विरोध कर दिया है, दूसरी बैसाखी इसी के आधार पर जीत के आई है। मुसलमानों की राजनीति के आधार पर, आरक्षण के आधार पर ही वो जीत के आई है, मत भूलिए नरेंद्र मोदी जी। हाँ, और आप सरकार में शामिल हैं, आप सरकार में शामिल हैं। इसलिए यहां इंपॉर्टेंट है कि आप कहां कहां आप वो करेंगे। और आपकी ये दोनों बैसाखियां पीछे हो गई तो आप डब्बा हो जाएंगे, डब्बा गोल, सरकार गोल। तो करते रहिए फिर। बिल्कुल। और ये इसमें अभी जो आपने तबलीगी जमात की बात की, या जो फल के ठेले वालों को जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा था, ये सब चीज़ें आर्थिक बहिष्कार तो अपनी जगह है, लेकिन आप एक समुदाय के खिलाफ जो एक पूरा उसको एक जनरलाइज कर देते हैं कि ये समुदाय ऐसा ही है, इनके यहाँ नहीं खरीदा जाना चाहिए, ये जो विभेद पैदा कर दिया जाता है, भेदभाव कर दिया, ये सबसे खतरनाक चीज़ है। और मेरा ख्याल है कि इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी विरोध के इतने स्वर उठ रहे हैं, सहयोगी दलों के भीतर स्वर उठ रहे हैं, और सरकार के ऊपर इसका कितना असर पड़ रहा है अब ये देखने वाली बात है। देखिए, सरकार के ऊपर इसलिए असर नहीं पड़ेगा समीर जी, क्योंकि सरकार के पास करने को कुछ नहीं है, यही सांप्रदायिक एजेंडा है। अगर ये छोड़ देगी सरकार तो सरकार करेगी क्या फिर? आर्थिक नीति पे कोई क्या नीतियां हैं उसकी? आर्थिक मोर्चे पे कोई उसकी नीतियां नहीं है, जो नीतियां हैं वो जनता का गला काटने वाली नीतियां हैं। रोजगार के मसले पे उसकी नहीं। थोड़ा सा रोकूंगा, सांप्रदायिक एजेंडा ही उसके पास है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से फेल होता दिखाई पड़ा, कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से फेल होता दिखाई पड़ा। बावजूद इसके क्या बीजेपी को ये लगता है कि उसके पास यही सबसे मजबूत एजेंडा है? बिल्कुल समीर जी, अगर ये भी नहीं करेगी तो ये भी नहीं बचेगा जो आया है। मतलब यही एक सब एजेंडा रह ही गया है, एकमात्र एजेंडा रही नहीं है, एकमात्र एजेंडा है ही उसके पास, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। क्योंकि आर्थिक मोर्चे पे आपकी कोई नीतियां नहीं है। मतलब आपका पार्टी का नेता, बड़े नेता है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, वो खुल करके कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को अर्थशास्त्र की समझ नहीं है। यानी भारतीय जनता पार्टी में कोई अर्थशास्त्र की समझदार व्यक्ति नहीं है। तो ये तो आपके अंदर से चीज़ें आ रही हैं। अब आपने जो अपनी नीति आयोग बनाया है, उस नीति आयोग को आपने जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट किया, उसमें कौन सा एक अर्थशास्त्री आप बता दीजिए। तो ये कुल मिलाकर के आपको सिर्फ आरएसएस का एजेंडा लागू करना। और देखिए समीर जी, ये आरएसएस का एजेंडा है हिंदू धर्म के जो धर्मस्थल हैं उन पे कब्जा करने का, हिंदू धर्म की जो परंपराएं हैं उन पे कब्जा करने का। मैं गंगा पुत्र हूँ, मेरे यहाँ से समीर जी मैंने अपने बचपन में देखा है कि पूरे सावन भर जो है तमाम राजस्थान और मध्य प्रदेश से लोग आते थे और वहाँ से कांवड़ भर करके ले आते थे, कोई हरिद्वार नहीं जाता था। अब मेरे यहाँ का सेंटर खत्म हो गया। पर एक ही आदमी का आधिपत्य है, वो फर्जी है, वो फर्जी है, उसे बुलाया था, लेकिन मैं असली गंगा पुत्र हूँ। उन्हें बुलाया गया था, ये वही
ठीक है। मेरे यहाँ तो लोग जो है वो जन्म का भी काम कराने आते हैं और पिंडदान भी कराने आते हैं अपना, तो मैं उनका पिंडदान भी कराऊंगा जब वो आएंगे, तो इसकी कुछ नहीं है। तो मेरे हमारे यहाँ से सेंटर हट के वो पहुँच गया हरिद्वार, अब कोई हमारे यहाँ नहीं था, हमारे यहाँ तो रह गया 5% सब पहुँचने लगे हरिद्वार। तो ये आरएसएस जिस तरीके से कब्जा करना चाहता है, ये उसकी भी एक रणनीति है समीर जी। बिल्कुल सही बात है। और ये तो बहुत ही चूंकि बिल्कुल संविधान के खिलाफ ये चीज़ है, चाहे उसके पीछे कांवड़ियों की पवित्रता का ध्यान रखा जाए, लॉजिक भी जो दिया जा रहा है, पवित्रता किसी के छूने से, किसी दुकान पे खा लेने से अगर भंग हो रही है, तो ये फिर बिल्कुल वही है कि हम 100-200 साल पहले की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल 200 साल पीछे की बात, और खासकर उस जमाने की बात 1938-1939 से लेकर 1945 की बात, जिस समय फरमान था कि पीला बैज लगा करके आप आइए, और यहूदियों के लिए स्पेशली, और अगर वो नहीं लगाते थे तो उन्हें दंडित किया जाता था, प्रताड़ित किया जाता था, उनका बहिष्कार किया जाता था, ये सब कुछ होता था। और अब वही काम आप करने की कोशिश कर रहे हैं। अब नाम से पहचान, कपड़ों से आप नाम तक पहुंच गए हैं, कल और क्या क्या चीज तक आप पहुंचेंगे। लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि इस देश में अगर सब कुछ आप, तो फिर सब कुछ आप अपने हिसाब से करवा लीजिए ना, बहिष्कार करना है पूरा कर दीजिए, निकाल बाहर कर दीजिए मुसलमानों को देश से। इतना करना है तो 20 करोड़ 22 करोड़ मुसलमान हैं, क्यों उनको तिल तिल कर मार रहे हैं? मेरा साफ साफ कहना है, संविधान अगर आपको इजाजत दे रहा है तो कीजिए ना, लेकिन आप उसके नाम पर राजनीति कर रहे हैं, धर्म के नाम पर आप राजनीति कर रहे हैं, ये और कुछ नहीं है। आप हिंदुओं की भावना के साथ खेल रहे हैं। जो राहुल गांधी कहते हैं उसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। आप सही मायने में हिंदुओं के साथ आप ठीक नहीं कर रहे हैं। कितने हिंदू हैं जो नफरत करते हैं मुसलमानों से और दूसरे सिखों से और यहूदियों से या ईसाइयों से? कितने लोग हैं जो नफरत करते हैं? बहुत कम होंगे। आपके चाहने, आपके फॉलोअर्स ही होंगे, उसके अलावा नहीं। मैं भी हूं हिंदू, मैं तो बात कर रहा हूं, निकालना निकाल बाहर कर दो। रहीम खान की खबर आपने पढ़ी होगी कल, रहीम अली, तो क्या था? मौत के बाद पता चल रहा है वो इंडियन था, भारतीय था। आज तमाम अखबारों में उस पर संपादकीय है। हमने भी कल वीडियो बनाया था, कल नहीं परसों ही शाम को। अगर हमारे साथी नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिए। रहीम अली बेचारा मर गया, 12 साल डिटेंशन कैंप में रहा। 12 साल डिटेंशन कैंप में रहने के बाद और सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया कि भाई वो तो भारतीय नागरिक है, और जब एक अखबार ने जाकर जांच पड़ताल की तो मालूम पड़ा कि वो 2.5 साल पहले उसकी मृत्यु हो गई, फैसला 2.5 साल के बाद आ रहा है। तो ये परिस्थिति डिटेंशन में आप रख रहे हैं क्योंकि ये भारतीय नहीं है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये आदेश देता है कि नहीं, सब सारे जांच पड़ताल के बाद ये पता चलता है कि वो इंडियन है, और आपने उसको मार दिया। तो ये ऐसी घटनाएं बहुत होती हैं, इसीलिए यहाँ ज़रूरी है कि आप इन बातों को बहुत गंभीरता से समझिए। और प्रशासन हो, प्रशासन काम कैसे करता है? प्रशासन काम करता है आदेश से। आदेश किसका? मंत्रियों का। और मंत्री पद पर जो बैठे हुए हैं, यानी जो सरकार चला रहे हैं, उनको ये बात समझनी होगी कि आप इस देश में नफरत को बढ़ावा मत दीजिए। आप प्रशासन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, आप बहुत अच्छी बात है, मजबूत कीजिए। प्रशासन को सख्त होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, नियम कायदे का पालन होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन क्या नफरत फैला के होना चाहिए? सवाल उठता है। नफरत को आप मत फैलाने दीजिए। और यही बात है कि अब आप कह रहे हैं कि विपक्ष ने हम इस वजह से हारे कि संविधान बदलने की का जो हमारे ऊपर आरोप लगा वो लोगों तक पहुंच गया। संविधान बदलने का आरोप ऐसे आसानी से नहीं लगा, और लोग ऐसे नहीं समझ लिए। यही सब चीजें जो हैं कि आपको ये सारी चीजें करनी है, इसलिए आप संविधान को बदलना चाहते हैं, तो आपकी ये जो गतिविधियां हैं वो लोगों को आपके एजेंडे को पुष्ट कर देती हैं। वो समझ जाते हैं कि आप यही करने के लिए आपको चाहिए 405। इस देश की जनता ने उतना नहीं दिया है कि आप संविधान बदल सकते हैं, और संविधान बचाओ का जो नारा विपक्ष ने दिया था वो नारा कारगर साबित हुआ। देश की जनता ने 272 तक नहीं पहुंचाया, आपको 240 पे रोक दिया, और संविधान के लिए आपको 407 सीटें चाहिए संविधान बदलने के लिए, या संविधान की धाराओं को, अनुच्छेदों को, आर्टिकल्स को अलग अलग ढंग से आप उसमें कुछ भी परिवर्तन करना चाहते हैं तो। लेकिन प्रियम्बल से लेकर संविधान की धाराओं तक में कहीं भी अब छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आपको करने के लिए आप भले इससे पहले आपने आईपीसी की धाराओं को, आईपीसी को ही बदल दिया, नागरिक संहिता में परिवर्तित कर दिया, लेकिन उस समय 146 सांसदों को आपने बाहर कर दिया था। लेकिन ये 2019 से 2024 का नरेंद्र मोदी का एरा था।
अब ये एरा 224 से आगे का है और कितने दिन चलेगी उनकी सरकार, ये तो उनके क्रियाकलापों पर पता चलेगा। लेकिन उसके साथ साथ आपने देखा कि कल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने क्या बयान दिया है। साफ साफ उन्होंने कह दिया है कि लोगों की महत्वाकांक्षा इतनी है कि वो इंसान से आगे बढ़ता है, देवता बनना चाहता है, देवतुल्य, फिर देवता, फिर उसके बाद भगवान, उसके बाद फिर वो चाहता है कि मैं तो निरंकारी हूं, अविनाशी हूं। और यही तो कह रहे थे नरेंद्र मोदी। यानी आप विकास के नाम पे खुद का विकास करने की कोशिश कर रहे हैं, विकास शब्द का इस्तेमाल भी कर रहे थे वो, और खुद के विकास में आप कहां तक जा रहे हैं। इशारा सीधा सीधा नरेंद्र मोदी की तरफ था। अब इनके बीच क्या है, हालांकि मैं कल न्यूज पॉइंट में कह रहा था कि दोनों का डीएनए एक है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, मैं बार बार कहता हूं, लेकिन उसके बाद भी ऐसी बातें क्यों आ रही हैं? इसलिए आ रही हैं कि देश की जनता ऐसी बातों को सुनना चाहती है। देश की जनता चाहती है, जानती है कि जो हो रहा है गलत हो रहा है। जो आप चाहे कांवड़ियों की बात हो, चाहे खुद को नॉन बायोलॉजिकल कहने वाली बात हो, और ऐसी बहुत सारी बातें, नफरत फैलाने की बात हो, देश की जनता इसको पसंद नहीं करती है। समीर, बिल्कुल, ये साफ सीधे तौर पर ये तो ताज़ा तरीन उदाहरण है कि हमारे सामने 2024 के जो लोकसभा चुनाव के परिणाम आए, उसके बाद उपचुनाव के परिणाम आए 7 राज्यों में, अभी नहीं कि किसी एक राज्य की बात हो। तो ये सारी चीज़ें दिखा रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल और बड़ी हैरानी की बात है कि इन सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को ये लग रहा है, राज्यों में हो चाहे केंद्र में हो, कि हमारे पास जो ये एजेंडा है, सांप्रदायिक एजेंडा है, यही सबसे कारगर है चुनाव जिताने के लिए, बावजूद इसके कि चुनाव हारे हुए हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि ये अधिकारी, जो पुलिस अधीक्षक, इन्होंने जो ये आदेश पारित किया, ये सरकार को खुश करने के लिए ही किया कि हम जल्दी से इसको इस तरह की बात कर दें। और चूंकि कांवड़ियों को लेकर के बात कर रहे हैं और उसमें एक वर्ग विशेष को, समुदाय विशेष को अलग थलग करने की बात कर रहे हैं, तो शायद सरकार खुश हो। ये वहां के कई नेताओं ने भी बताया, कुछ और अधिकारियों का भी, ये ऑफिशियली तो नहीं कहेंगे वो, लेकिन अनऑफिशियली इस तरह की बातें कही जा रही हैं। ये कहा जा रहा है, वहां के कुछ नेताओं से जब बात हुई तो ये लोग कह रहे थे कि अगर इस तरह की कोई चीज आपको यह है कि कोई विवाद न होने पाए, उसको रोकने के मकसद से आप बना रहे थे, तो एक मीटिंग करते, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, डीएम भी होते, स्थानीय नेता भी होते, एमपी एमएलए भी होते, और इस तरह का कोई बात करते कि ऐसा ना हो। पुलिस की तरफ से जब ये बयान आया तो लोगों में और खौफ पैदा हो गया कि नहीं करेंगे तो सीधे कार्रवाई होगी, पुलिस वाले पकड़ ले जाएंगे। तो ये जो सरकार का, पुलिस का जो डर दिखा करके और लोगों को वहां से हटाने की कोशिश है, अलग थलग करने की कोशिश है, ये बहुत खतरनाक संकेत। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, खतरनाक, बहुत खतरनाक संकेत है, क्योंकि यहां से आप लोगों पे दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। यहां से आप अपना रूल, जो कहा जाता है ना कि सरकार अपने हिसाब से, ठीक है, नियम कायदे भी बने हुए हैं, आप अपने नियम से नहीं चल सकते। नियम कायदे हमारे संविधान ने बनाए हैं, हमारी धाराएं क्या हैं, और उसमें आपने परिवर्तन कर दिया, उसी का पालन कर लीजिए जो भी आपने किया है। तो उन चीजों के तहत अब आप पुलिस वाले हो गए तो आप डंडा बरसाने, आपके हाथ में डंडा है या आपके हाथ में पिस्तौल है तो आप क्या जहां चाहें वहां चला देंगे? ये तो नहीं है ना। उसके लिए भी आपको किसी के आदेश का पालन करना होता है। आपके ऊपर कोई और है, राष्ट्रपति हैं अगर सबसे ऊपर, सर्वोच्च पद पे, तो उनके ऊपर भी महाभियोग लाया जा सकता है ना। और सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई हैं तो उनके ऊपर भी महाभियोग लाया जा सकता है ना। हटाने का प्रावधान इस लोकतंत्र ने सबको दिया है, यानी सबके ऊपर, हटाने ही नहीं, कहने का मतलब यह है कि सबके ऊपर कहीं ना कहीं कोई ना कोई अंकुश लगा हुआ है और नजरें टिकी हुई हैं, ऊपर वाला सब देखता है। यहाँ पर अगर इस लोकतंत्र की यही खूबी है, भारत के संविधान की चाहे जितनी आलोचना होती हो, चाहे इसको बदलने वालों का तो खैर मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इसमें संशोधन हमेशा होते रहे हैं। यही खूबी है कि यहाँ सबको बनाने का भी प्रावधान है तो सबको हटाने का भी, आपने जो बात कही है, और उसको लेकर के इस तरह के जब फैसले आते हैं तो फिर ये भी बहुत इसकी खूबी है कि कोई अपनी मनमानी करना चाहता है, भगवान से भी, भगवान की तरह अपने को पेश करना चाहता है, जैसा कि आरएसएस प्रमुख कह रहे हैं, तो उनको हटाने का भी या उनको सबक सिखाने का भी इस जनता के पास अधिकार है और उसने समय समय पर लोगों को सिखाया है। फिर भी अगर लोग मनमानी करना चाहते हैं, कुछ बड़ी खबर है जी जी, बड़ी खबर ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर हलचल चल रही है और उत्तर प्रदेश में खास तौर से जिस तरह की चीज़ें भी आई हैं, अब उसको लेकर के खबर ये आ रही है कि कुछ
कुछ बड़ा होने वाला है और बड़ा बदलाव हो सकता है। आरएसएस की बीजेपी की बैठक उत्तर प्रदेश में होने वाली है और ये बताया जा रहा है कि इसमें 20 और 21 जुलाई को ये बैठक होगी और इसको लेकर के बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। बताया जाता है कि इसमें आरएसएस के बड़े नेता शामिल होंगे और बीजेपी के संगठन के लोग जो हैं इसमें वो शामिल होंगे। आरएसएस के सर कार्यवाह हैं अरुण कुमार, वो बैठक लेंगे और इस बैठक में सरकार और संगठन के सभी आला अधिकारी मौजूद रहेंगे और इसमें 5 नेताओं को मौजूद रहने को कहा गया। उनमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम जो है केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह, इनको इस बैठक में रहने के लिए कहा गया है। चूंकि अभी काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ है उत्तर प्रदेश को लेकर के और ये समझ में आया कि शायद योगी और मोदी के बीच में तलवारें खिंच रही हैं और हार का ठीकरा योगी के ऊपर फोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं मोदी खेमे की तरफ से। अब इसमें लगता है कि आरएसएस बीच में दखल देने जा रहा है। चूंकि कल जिस तरीके से उनका बयान आया मोहन भागवत का और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना जिस तरीके से कहा कि साहब वो अविनाशी बनना चाहता है कोई और ईश्वर से भी आगे बनना चाहता है, उसके बाद ये खबर आना बताया। अब ये समझा सकता है कि जो जेपी नड्डा ने कहा था कि आरएसएस की आवश्यकता नहीं है, तो आरएसएस अब अपनी आवश्यकता बता रहा है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो सब चीज़ें चल रही हैं उसको लेकर के ये नई चीज़ जो आ रही है ये इसमें बड़े बदलाव के संकेत तो नहीं दिख रहे हैं अमलेंदु जी। इसलिए नहीं दिख रहे हैं कि अगर आप योगी आदित्यनाथ ने जो प्रदेश कार्य समिति की जो बैठक हुई थी उसमें जो कहा था अति आत्मविश्वास की जो बात कही थी, उसी बात को मोहन भागवत भी कह रहे हैं। यानी आरएसएस की बातों में और योगी आदित्यनाथ की बातों में चुनाव के परिणाम को लेकर के बड़ी समानताएं दिख रही हैं। सीधा निशाना जो है वो केंद्रीय नेतृत्व की ओर साधा जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि ये अति आत्मविश्वास जो आपको अपने ऊपर था कि नारा दे दिया तो अब हम पाई जाएंगे, मेरा फेस है तो हमको वोट लोग देंगे ही, ये अति आत्मविश्वास खा गया, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में और जहां जहां भी हार हुई है। तो आरएसएस के साथ अगर ये बीजेपी की बैठक हो रही है तो मुझे लगता है कि जो केशव प्रसाद मौर्य केंद्रीय नेतृत्व की बैकिंग से यहाँ पर एक कह लीजिए कि मोर्चा खोले हुए हैं, उनको भी सबक सिखाया जाएगा या बताने की कोशिश की जाएगी कि जो कर रहे हो वो सारी चीज़ें पार्टी के हित में फिलहाल नहीं। केशव प्रसाद मौर्य कुछ भी नहीं है, मैं बताऊं तो इस पूरी राजनीति में अब 2 ही हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी आदित्यनाथ हैं और केंद्र की बात करें तो नरेंद्र मोदी हैं। बीजेपी की बात मैं कर रहा हूं, उस हिसाब से केशव प्रसाद मौर्य हों या और कोई भी हो, ये मुखौटे की तरह हैं। ये जाके मिल रहे हैं तो वहां पर डांट दिया गया, वापस आ गए। आपके पास आप अगर 100 विधायक लेके भी चले जाते हैं तो 100 विधायकों का लेकर जाना, क्या सरकार परिवर्तित हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि ये 2/3 चाहिए उसके लिए। 2/3 100 नहीं होता। केशव प्रसाद मौर्य आज की तारीख में उतने बड़े नहीं हैं जितने बड़े वो होते थे उस जमाने में 2017 के चुनाव में, क्योंकि उस समय अध्यक्ष थे, अब नहीं है। इसलिए इस बात को समझना होगा। बार बार इस बारे में चर्चा हो रही है, केशव प्रसाद मौर्य बताया जा रहा है मीडिया के जरिए, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सीधा सीधा मामला है ये कि ये सब कुछ केंद्र की तरफ से बिल्कुल बनाया गया, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, चादर तैयार की गई है, जिसमें ये कहीं न कहीं ये बताने की कोशिश हो रही है कि नरेंद्र मोदी का चेहरा, जिसके नाम पर आप लोकसभा का चुनाव लड़े थे, वो चेहरा यहाँ डाउन हुआ है। नरेंद्र मोदी ब्रांड अब खत्म हो चुका है और उसको बचाए रखने के लिए आप केशव को लेके आते हैं तो योगी को लेके आते हैं तो किसी और को लेके आ रहे हैं, यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब वहां पर कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, नरेंद्र मोदी का आप जानते हैं, उनका एक अपना काम करने का तरीका रहा है। उत्तराखंड में वो मुख्यमंत्री बदल देते हैं, हरियाणा में फटाफट, और ये सब हम लोगों ने देखा। मुख्यमंत्री वो उधर भी बदल देते हैं, दूसरे राज्यों में, गुजरात में बदल देते हैं, एक नहीं 3-3 मुख्यमंत्री, पूरा मंत्रिमंडल बदल देते हैं चुनाव से पहले। तो ये सब आप प्रयोग करते रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप नहीं कर पा रहे हैं, ये भी सही है। मगर उत्तर प्रदेश में जो हार मिली है आपको लोकसभा चुनाव में, 33 सीटों पे आप सिमट के रह गए, उसके लिए जिम्मेदार कोई है तो एकमात्र आदमी है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। और इस बात को भले यूपी मतलब नरेंद्र मोदी के चाहने वाले माने ना माने, अब इसका ठीकरा आप फोड़ने की कोशिश करें योगी आदित्यनाथ के सिर पे, लेकिन सच्चाई यही है, क्योंकि लड़ तो वही रहे थे। कितने भाषण जाकर कितनी सभाएं आपने उत्तर प्रदेश में दी हैं, वो काउंट कर लीजिए। और आपकी सभाओं में जहां जहां आपने सभाएं की, और वो भी निकाल लीजिए कि कितनी सभाओं में आप जीता। आप तो गए थे आप अयोध्या लल्लू सिंह के प्रचार के लिए। वही लल्लू सिंह जो कह रहे थे कि 407 सीटें चाहिए, 400 पार सीटें चाहिए, हम संविधान बदलना चाहते हैं। अयोध्या में नरेंद्र मोदी क्या जिता के ला पाए लल्लू सिंह को? नहीं लाए। तो जिम्मेदार कौन है, योगी आदित्यनाथ या नरेंद्र मोदी?
या लल्लू सिंह? यहाँ योगी आदित्यनाथ कहां से आया? सवाल तो ये उठता है ना कि योगी आदित्यनाथ कहां से? आप छोड़ दीजिए, आप खुद अपनी बात कीजिए। वाराणसी 3 लाख से वोट कम हो गए आपके, कौन जिम्मेदार है? आप खुद हैं, क्योंकि आप लड़ रहे हैं। और आसपास की सारी सीट हार गए। वहां पे उन्होंने 2-3 सभाएं की थी, वो सारी सीटें हार गए। हाँ, आसपास की सारी सीटें, मछली नगर हार गए, आप सारी सीटें हार गए हैं बनारस के आसपास की, कौन जिम्मेदार है? तो यही तो योगी आदित्यनाथ बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दबाव मत डालिए आप हमारे ऊपर की हमारी वजह से आप हारे। जी, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट चुनावी बॉन्ड मामले में एसआईटी गठित करने की याचिका सुनने को तैयार हो गया है। अरे बहुत बड़ी खबर है ये, बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि चुनावी बॉन्ड और यानी इलेक्टोरल बॉन्ड की बात है। और इलेक्टोरल बॉन्ड आप समझ सकते हैं, जो चुनाव से पहले बहुत ज्यादा गहरी चोट लगी थी सत्ता पक्ष को, और वो अब यहां पर फिर से एसआईटी गठित करने की बात, जो याचिका है उस पर सुनवाई के लिए तैयार है। एसआईटी का गठन, उसके बाद उस पर चर्चा और उस पर सुनवाई, ये सब आगे आने वाले समय में, यानी आप पुराने जख्म को हरा करने जा रहे हैं, कुरेदा जा रहा है। और ये खत्म हो गया, मतलब इसको खत्म कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके पीछे जो घपलेबाजी हुई है या उसके पीछे जो खेल हुआ है वो भी खत्म हो गया है। अगर एसआईटी गठित करने का आदेश दे दिया तो बड़ी जांच होगी और बड़े इसके नतीजे आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के मामले में भी संदर्भ नहीं था, लेकिन वो उसमें इसका जिक्र किया गया इलेक्टोरल बॉन्ड का। तो इसका मतलब कि अगर इसकी जांच होती है तो इसमें बहुत सारे लोगों के नाम और क्या उनकी जो मंशा थी, इसमें क्या हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, पैसे कहाँ गए वो तो अलग बात है, इन पैसों के जरिए क्या फायदा लिया गया, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अमलेंदु जी, एक और खबर, जी आपके पास कुछ है? खबर ये है कि जो हम लोगों का जो आज का थीम था कि बीजेपी और के नेता जो है, एनडीए के नेता वो विपक्ष के साथ आए, उसमें एक नाम और जुड़ गया है, वो है रामाशीष राय। ये एमएलसी हैं राष्ट्रीय लोकदल के। उन्होंने कहा है कि दुकानदारों को अपने दुकान पर नाम लिखने का प्रशासन का निर्देश अनुचित है, वापस लेना चाहिए प्रशासन को। इधर उत्तराखंड से खबर है, वो अविनाश जी बताएंगे। हाँ जी, जिस तरीके से यूपी में आदेश दिया गया है, उसी तरीके से आदेश अब उत्तराखंड से में भी आ गया है। उत्तराखंड में हरिद्वार के एसएसपी का जो निर्देश आया है, उन्होंने भी कहा है कि दुकान पर आपको नाम लिखना पड़ेगा और नाम के साथ आपको आपके स्टाफ का नाम भी लिखना पड़ेगा। आपके स्टाफ में कौन, जो भी जितने लोग काम कर रहे हैं उनका नाम पूरा आपको लिखना पड़ेगा, ताकि पता चल सके कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। वैसे उन्होंने हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं की है, लेकिन उन्होंने सीधा सीधा एक संकेत तो, हाँ संकेत तो बस सीधा यही माना जा रहा है कि आपको पता चल सके कि इस जो दुकान है उस दुकान में काम करने वाले लोग कौन है। ये पूरी मतलब दुकानदार का भी नाम लिखा जाए, बिल्कुल वही जो कि उत्तर प्रदेश में है। और चूंकि उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री है, तो अब दोनों में ये होड़ मची हुई है कि कौन बड़ा हिंदू है। इसके जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, और कौन बड़ा हिंदू है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये दिखाई पड़ रहा है कि कौन ज्यादा मुस्लिम विरोधी है, क्योंकि ये साफ दिखाई पड़ रहा है आप किसके लिए ये नाम देना चाह रहे हैं, नाम लिखवा करके आप हासिल क्या करना चाह रहे हैं। और इसके अलावा उसमें कुछ अपडेट है? नहीं, अभी तो यही यहाँ पर हाँ, उत्तराखंड से कि वहां भी हरिद्वार से जब चलेंगे लोग तो इसका मतलब कि पूरे रास्ते में। अमीर जी, ये तो होना ही था, क्योंकि उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई है, हरिद्वार उत्तराखंड में है, और हरिद्वार मतलब उत्तराखंड में अगर ये फरमान जारी ना करें तो फिर भाई हम दोनों भाई, तुमने भी वैसा किया हम भी वैसा ही करेंगे, ये कैसे हम मतलब इसको कैसे आप नकार सकते हैं? साफ है कि उसी राह पर चलते हुए उत्तराखंड जिस राह पर उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में इस आदेश को लेकर विरोध है। और इस वक्त ऐसा आदेश आप अगर दे रहे हैं, आप 33 सीटों पे सिमटे हैं साहब, ये समझिए आने वाले समय में आपकी परिस्थितियां और बिगड़ सकती हैं। आप अगर चाहेंगे कि प्रशासन, मीडिया, कॉरपोरेट, इन सबको एक साथ रख के आप कर लें, कितने दिनों तक करेंगे? जनता है, जागती है, और वो विरोध में जब आती है तो वोट आपके खिलाफ दे के जाती है। आपको एक जनता के
प्रिय पात्र के रूप में रह करके और आपको राजनीति करनी चाहिए, लेकिन इस राजनीति में अब वो दिशा जो है वो दिखाई दे रहा है कि बदल चुकी है और पहले से दिखाई दे रहा है। जब से आप बुलडोजर चलाना शुरू किए थे तब से ही, जब आप बोरिस जॉनसन याद कीजिए, जब पीएम थे ब्रिटेन के, उनको बुलाकर और बुलडोजर पे चढ़वाकर अहमदाबाद में फोटो खिंचा रहे थे, तभी से समझ में आ गया था कि आप किस दिशा में देश को ले जाना चाहते हैं। बुलडोजर की राजनीति, बुलडोजर प्रतीक है विध्वंस का, और विध्वंस की राजनीति आप नहीं कर सकते, नफरत की राजनीति नहीं कर सकते। इसीलिए राहुल गांधी ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वाली बात कही थी, और वो बात उनकी काफी दूर तक चली गई, और इसीलिए आज की तारीख में राहुल गांधी इनके लिए ज्यादा परेशानी पैदा कर रहे हैं। उसके साथ साथ और भी दूसरी सबसे बड़ी परेशानी है संविधान बचाओ। ये सबसे बड़ी परेशानी है। आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन साफ है कि ये जो आदेश है, चाहे उत्तराखंड का अब आदेश आ गया है, चाहे उत्तर प्रदेश का आदेश, ये इसकी भर्त्सना होनी चाहिए, कड़ी निंदा होनी चाहिए, और ये आदेश वापस लेना चाहिए। और ये जो आपने कहा कि बदलाव शुरू हो गया है, बदलाव दिखाई पड़ रहा है, ये बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है। रामाशीष राय हों, चाहे मुख्तार अब्बास नकवी हों, अभी आने वाले समय में अभी और बहुत से नाम आएंगे जो कि इसकी आलोचना करेंगे। अमलेंदु जी, कोई अभी इस पर कुछ और अपडेट है क्या? लेकिन अपडेट हो या ना हो, लेकिन अभी कई सारे लोगों के बयान इस पर आएंगे ही। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह से अभी तक नहीं होता था। बुलडोज़र की जो पॉलिटिक्स हो रही थी, बुलडोज़र चल रहे थे, शुरू में लोगों को लग रहा था कि एक समुदाय के खिलाफ ही चल रहा है, लेकिन फिर वो जो लोग खुशी मनाते थे वो भी उसकी चपेट में आने लगे। तो लोगों को ये पता है कि ये सारी चीज़ें, इनका दायरा सीमित नहीं है, दायरा बढ़ेगा और फिर उसकी चपेट में आपको भी आना है। अल्टीमेटली ये समाज के लिए, समुदाय के लिए और व्यक्तिगत स्तर पर भी लोगों को नुकसान ही पहुंचाने वाला है। तो बिल्कुल सही बात है कि विध्वंस की राजनीति आप करके बहुत दिनों तक नहीं रह सकते, न राजनीति में रह सकते हैं, न समाज में रह सकते हैं, न सरकार में रह सकते हैं। उसका ही नतीजा है कि ये जो विरोध के स्वर दिखाई पड़ रहे हैं लगातार मुखर हो रहे हैं। बिल्कुल, विरोध के स्वर लगातार मुखर हो रहे हैं और ये आगे और बढ़ेंगे। और चलते चलते मुझे लगता है कि एक खबर पर और थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए, वो ये है कि जो हमारे पड़ोस से आ रही है, यानी बांग्लादेश से जो है, वो बड़ी खबर है। वहाँ जिस तरीके से अनरेस्ट है और आरक्षण को लेकर के वहाँ बवाल हो रहा है, 25 लोगों के अब तक जो है जान जाने की खबरें हैं। और वहाँ की सरकार ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि आप अपने नागरिकों को अभी यहाँ से मत निकालिए। और वहाँ का राजदूत, मतलब दूतावास, जो भारतीय दूतावास, उसने भी अपील की है कि अभी आप अपने लोग जो है मतलब घरों में रहिए। तो ये बड़ी खबर पड़ोस से आ रही है, तो हमको आस पड़ोस में भी थोड़ी खबर रखनी चाहिए। वहाँ पर इस जो आरक्षण की मांग को लेकर के जो आंदोलन चल रहा है, कई लोगों की मृत्यु हो गई है। और कुछ अपडेट हो अगर अविनाश जी, तो अगर हमें बताएं उसके बारे में कि क्या है। और ये आरक्षण जो है 1971 में जो जिन लोगों ने लड़ाई में भाग लिया था, जब पाकिस्तान से अलग हुआ था बांग्लादेश, उस दौरान जिन लोगों ने वहाँ पर सेना में थे उनके परिजनों को आरक्षण दिया गया था। उस आरक्षण को ख़त्म करने की मांग को लेकर के ये आंदोलन हो रहा है। और इसमें कई छात्रों की पिछले 2 दिनों के भीतर आंदोलन में कई लोगों की मृत्यु हो गई है। तो ये बहुत बड़ी खबर है, बड़ा अनरेस्ट है वहाँ पर, बहुत अशांति की स्थिति है बांग्लादेश में। इस पर कुछ अगर आपके पास और जानकारी हो राजीव जी तो बताएं। नहीं, बांग्लादेश में 25 लोगों की जान जा चुकी है, छात्र हैं और वो विरोध कर रहे हैं। शेख हसीना भी उसी राह पे हैं जिस राह पे हमारे देश की सरकार है। और शेख हसीना, हालांकि मैं पर्सनली कहें तो मैं आरक्षण का समर्थन करता हूं, लेकिन वहाँ जो अनरेस्ट है उसको समझना होगा शेख हसीना की सरकार को। वो उसमें ये है कि 1971 में लड़े गए, जो उसमें जिन्होंने भाग लिया, सेना के अधिकारियों ने, बाकी लोगों ने, मुक्ति संग्राम जिसको कहते हैं वहाँ पे बांग्लादेश में, उस मुक्ति संग्राम के जो उसमें भाग लेने वाले जो लोग थे, उनके बच्चों के लिए ये आरक्षण है। और इस आरक्षण के खिलाफ अब वहाँ के जो छात्र हैं वो अब सड़कों पे हैं। कल रात को शेख हसीना ने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया। संबोधन से लोगों को उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं छात्रों की भलाई के लिए या उनके आंदोलन को कैसे वापस किया जाए या छात्र को कैसे अपने उसमें लिया जाए, वो नहीं कर पाई शेख हसीना। उसके बाद कई जगह पथराव, दंगा और ऐसे जो भड़काऊ जो बयानबाजियां शुरू हुई। उसके बाद 25 छात्रों की जान जा चुकी है और ये मामला बहुत आगे निकल चुका है। शेख हसीना को समझना होगा अपने देश में कम से कम शांति बहाल करें। और लगातार वो प्रधानमंत्री की पद पर हैं और विपक्ष को उन्होंने जेल में डाल रखा है। तो एक अलग तरह की सरकार वो चला रही हैं और
और सबसे पहले उनको अपनी सरकार को कैसे चलाना चाहिए इस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि उनके लिए भी आने वाला समय बहुत मुश्किलों भरा होने जा रहा है, क्योंकि विपक्ष को उन्होंने जेल में डाल रखा है। उसके बाद 99% वोटिंग होती है और 90% सीट जीत के आ जाती हैं। जी हाँ, अभी इसको लेकर के भी बड़े सवाल उठे थे जब वहाँ चुनाव हुए थे और चुनाव के परिणाम आए थे। तो बांग्लादेश में स्थिति बहुत, वहाँ पर जो प्रदर्शन हो रहे हैं आरक्षण को लेकर के अशांति है और अभी भी उसमें कोई बहुत परिवर्तन नहीं हुआ है। वो लगातार हिंसा वहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा राजनीतिक रूप से ये जो नेम प्लेट लगाने वाली घटना है, बात है, ये आदेश है, इसकी चर्चा, इस पर लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। विरोध के स्वर मुखर हो रहे हैं बीजेपी के भीतर से भी, बीजेपी के सहयोगी दलों की ओर से भी। आगे इस पर क्या अपडेट होगा इसकी जानकारी हम लोग रखेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति भी लगातार करवटें बदल रही हैं। अभी तक वहाँ पर ये एनसीपी अजीत पवार गुट जो है वो लगा हुआ था इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाने की ओर, और विरोध में भारतीय जनता पार्टी के लोग उसका विरोध कर रहे थे कि उन्हीं की वजह से हम चुनाव हारे हैं। दूसरी ओर अब एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली जो शिवसेना है, अब वो भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना रही है कि हमको ज़्यादा सीटें चाहिए आने वाले विधानसभा चुनाव में। तो इस पर भी चर्चाएं, इस पर भी जो अपडेट्स होंगे वो आपको डीबी लाइव में मिलेंगे। इसके अलावा जो नियमित कार्यक्रम हैं डीबी लाइव के, यानी 2 बजे खरी खरी, 4 बजे नज़र और नज़रिया और 7 बजे राजीव जी के साथ जो आप न्यूज़ पॉइंट देखते हैं, आपका पसंदीदा कार्यक्रम, वो उसको आप देखेंगे और जो भी अपडेट्स होंगे आपको डीबी लाइव पर मिलते रहेंगे। न्यूज़ रूम से हम लोग, डीबी लाइव के न्यूज़ रूम से ये कार्यक्रम कर रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़। इसमें बहुत राजीव जी आपका धन्यवाद, अमलेंदु जी आपका, अविनाश का। न्यूज़ रूम के हमारे जितने भी साथी हैं वो लगातार हमको इस पर इनपुट्स देते रहते हैं, उन सभी का शुक्रिया। मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।